हेलो एवरीवन। इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी में वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम लोग देख रहे थे, जहां पर कंसीडरेशन पूरा मॉनेटरी टर्म में नहीं है, या ये कहा जाए कि पूरा प्रतिफल मुद्रा के रूप में नहीं है, तो वहां पर सप्लाई का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई इफ कंसिडरेशन नॉट होली इन मनी टर्म्स। प्रतिफल पूर्णतः मुद्रा में नहीं होने पर पूर्ति का मूल्य। आज हम जानेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और द डिस्टिंक्ट पर्सन्स। संबंधित व्यक्तियों या विशिष्ट व्यक्तियों के मध्य आपूर्ति का मूल्य। ये दिया गया है आपका रूल नंबर 28 ऑफ वैल्यूएशन रूल्स CGST एक्ट 2017। तो हमारा आज का टॉपिक है वैल्यू ऑफ सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स और द डिस्टिंक्ट पर्सन्स। संबंधित व्यक्तियों या विशिष्ट व्यक्तियों के मध्य पूर्ति का मूल्य। यहां बताया गया है द वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स और रिलेटेड पर्सन्स अदर देन वेयर द सप्लाई इज मेड थ्रू एन एजेंट शैल be the open market value of such supply. If open market value is not available, it shall be the value of supply of goods or services of like kind and quality. ये बोल रहा है कि वस्तुओं या सेवाओं की प्रत्यक्ष आपूर्ति का मूल्य विशिष्ट व्यक्तियों के मध्य या संबंधित व्यक्तियों के मध्य इस प्रकार होगा, लेकिन इसमें एजेंट के द्वारा की गई आपूर्ति को छोड़ दिया गया है। यह बोल रहा है ऐसी आपूर्ति का जो खुला बाजार मूल्य है उस मूल्य पर वैल्यू लगाया जाएगा। और दूसरा बोल रहा है यदि खुले बाजार में मूल्य उपलब्ध नहीं है तब समान मात्रा एवं गुणवत्ता वाली आपूर्ति के मूल्य के समकक्ष होगा। फिर से एक बार ये बोल रहा है कि किसी एजेंट के माध्यम से आपूर्ति के अलावा, मतलब एजेंट के जरिए जो सप्लाई होती है ना, उसको छोड़कर विभिन्न व्यक्तियों के बीच या संबंधित व्यक्तियों के बीच माल या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों का मूल्य निम्न प्रकार होगा। पहला तो बोल रहा है ऐसी आपूर्ति का मूल्य खुला बाजार मूल्य होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स ने एक लैपटॉप मिस्टर वाई को बिना किसी प्रतिफल के, यानी कि विदाउट कंसिडरेशन बेचा। लैपटॉप का खुला बाजार मूल्य 45,000 रुपए है। मिस्टर वाई और मिस्टर एक्स दोनों रिलेटेड पर्सन्स हैं। इस मामले में सप्लाई का जो वैल्यू है वो खुले बाजार में जो कीमत है, यानी कि ओपन मार्केट में जो प्राइस है, यानी कि 45,000 रुपया होगा। ठीक है, मतलब रिलेटेड पर्सन्स या डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच में गुड्स या सर्विसेज या दोनों की जो सप्लाई की जाती है, अगर उस सप्लाई का ओपन मार्केट प्राइस अवेलेबल है तो ओपन मार्केट प्राइस को ही सप्लाई का वैल्यू मान लिया जाएगा। लेकिन
यदि उस सप्लाई का ओपन मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं है, ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो उसी किस्म और प्रकार की, मतलब उसी क्वालिटी का जो गुड्स या सर्विसेज है, उसकी सप्लाई का जो वैल्यू होगा ना, उसी को सप्लाई का वैल्यू मान लिया जाएगा। मतलब यदि खुला बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है तो मूल्य उसी प्रकार और उसी क्वालिटी के वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स ने 21,000 रुपीज में एक वॉशिंग मशीन अपने एम्प्लॉय को बेची, अपने कर्मचारी को बेची। मिस्टर एक्स जो है वो 21,000 रुपया में एक वॉशिंग मशीन अपने एम्प्लॉय को बेच रहा है। वॉशिंग मशीन का ओपन मार्केट प्राइस, खुला बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है। अन्य कंपनी की उसी प्रकार और उसी क्वालिटी वाली वॉशिंग मशीन 55,000 रुपए में बाजार में बिक रही है। इस मामले में वॉशिंग मशीन का ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है और मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई रिलेटेड पर्सन है, क्योंकि एक एम्प्लॉयर है, दूसरा एम्प्लॉय है। किसी अन्य कंपनी के प्रकार के उत्पाद की कीमत, मतलब किसी अदर कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसी काइंड और क्वालिटी का, उसका जो प्राइस है उसको माना जाएगा, मतलब कि 55,000 रुपया को सप्लाई का वैल्यू मान लिया जाएगा। अगर सप्लाई का वैल्यू ऊपर ये जो 2 पॉइंट है ए और बी, इसके आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो सप्लाई का वैल्यू रूल नंबर 30 या रूल नंबर 31 के द्वारा क्रम ऑर्डर में डिटरमाइन किया जाएगा। रूल 30 क्या कहता है? रूल 30 कहता है कि अगर ऊपर बताए गए प्रोविजन के अनुसार गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई का वैल्यू डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो सप्लाई का वैल्यू ऐसे सप्लाई के कॉस्ट का 110% होगा। मान लेते हैं एक्स लिमिटेड एक छोटा मशीन, स्मॉल मशीन मिस्टर वाई को 19,000 रुपए में बेचा। ये जो स्मॉल मशीन है, छोटा मशीन है, इसका ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है। मार्केट में उसी काइंड और क्वालिटी वाला जो प्रोडक्ट है वो भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये जो स्मॉल मशीन है, इसको परचेस करने का कॉस्ट है 30,000 रुपया। मिस्टर वाई जो है वो एक्स लिमिटेड में 40% का ओनरशिप रखता है। इसका मतलब मिस्टर वाई जो है वो एक्स लिमिटेड के लिए रिलेटेड पर्सन है। ऐसे मामले में क्या होगा कि जो स्मॉल मशीन है, छोटा मशीन है, उसका जो ओपन मार्केट में जो प्राइस है उसके साथ साथ उसी काइंड और क्वालिटी वाला जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस, ये दोनों ही अवेलेबल नहीं है। इसीलिए सप्लाई का वैल्यू क्या होगा? ये जो परचेस प्राइस है, परचेस करने का जो कॉस्ट है, उसमें 10% प्लस करके, मतलब कि 110%। अब अगर मान लेते हैं कि मशीन को खरीदने का कॉस्ट 30,000 रुपया है, तो सप्लाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30,000, 30,000 का 110% जो कि आएगा 33,000 रुपया। रूल नंबर 31 कहता है कि अगर रूल 30 के अकॉर्डिंग भी सप्लाई का वैल्यू नहीं निकल पा रहा है, तो सप्लाई का वैल्यू इस चैप्टर का जो प्रिंसिपल्स है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसी के अकॉर्डिंग यूजुअल तरीके से निकाला जाएगा। यहां यह भी बोल रहा है, हाउएवर वेयर द रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट, द वैल्यू डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस शैल बी डीम्ड टू बी द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज। In other words, in such cases, invoice value shall be accepted.
यदि प्रापक मतलब कि रेसिपिएंट पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए योग्य है, मतलब जो फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए वो एलिजिबल है, तो इनवॉइस में गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई का जो ओपन मार्केट वैल्यू डिक्लेयर किया गया है ना, उसी को सप्लाई का वैल्यू मान लिया जाएगा। फर्दर टू इलस्ट्रेट, ए सीमेंट कंपनी ट्रांसफर्स सीमेंट टू हिज ब्रांच। द सीमेंट would be used for making of its own immovable property which is non-creditable supply. In this case, cement shall be transferred at open market value. एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि एक सीमेंट कंपनी ने अपनी ही ब्रांच को सीमेंट ट्रांसफर किया, जिसका इस्तेमाल जो कंपनी है उसका खुद का जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके कंस्ट्रक्शन में किया जाएगा, जो कि नॉन क्रेडिटेबल सप्लाई है। इस मामले में क्या होगा, सीमेंट का ट्रांसफर ओपन मार्केट वैल्यू के बेस पर किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में। थैंक यू।